कांग्रेस अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1928 का वार्षिक अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस के प्रारंभ से लेकर इस 43वें अधिवेशन में भाग लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी और तमाम प्रबंध बहुत बड़े पैमाने पर किए गए थे। अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन की वाम मार्गी एवं युवा शक्तियों के प्रमुख प्रवक्ता बनकर सामने आए। वे कांग्रेस वॉलंटियर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी थे। इस कोर स्वयंसेवक अथवा सेवा दल को अर्धसैनिक शैली पर गठित और प्रशिक्षित भी सुभाष ने ही किया था तथा उसमें कई तरह की टुकड़ियां भी थी, मोटरसाइकिल यूनिट, घुड़सवार यूनिट तथा महिला कोर आदि। सभी अर्धसैनिक वर्दी पहनते थे। पूर्ण सैनिक वेश में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने जब स्वयंसेवकों की परेड का मुआयना किया तो भव्य दृश्य उपस्थित हो उठा। इस प्रकार सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया तत्व जोड़ा, राष्ट्र कर्मियों में सैनिक अनुशासन। 1928 में यह सब झांकी भर था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशियाई मोर्चे पर इसे सत्य एवं व्यवहारिक रूप में सामने आना था। कांग्रेस अधिवेशन में मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच मतभेद साफ हो उठे। महात्मा गांधी द्वारा पेश इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार को मांग स्वीकार करने के लिए साल भर की मोहलत दी गई थी, जिस पर खुले अधिवेशन में संशोधन पेश करते हुए सुभाष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए कि देश की संपूर्ण स्वाधीनता। अपने संशोधन के पक्ष में दलील देते हुए सुभाष ने कहा कि मुख्य प्रस्ताव का तात्पर्य होता है नए साल, मद्रास कांग्रेस में लहराए गए आजादी के झंडे को झुका लेना, और आगे कहा कि देशवासियों विशेषताएं नया पीढ़ी में नई मानसिकता तथा नई चेतना जगाने के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की घोषणा बहुत जरूरी है। अपने वक्तव्य में सुभाष ने यह भी जोड़ा कि प्रस्तुत संशोधन को वे पूर्ण दायित्व बोध से पेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस युवा पीढ़ी का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्वाधीनता के मुद्दे पर वह कांग्रेस में होने वाले विभाजन के परिणाम झेलने को तैयार है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भी हवाला दिया। उनका तर्क था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मद्रास प्रस्ताव ने भारत को जो प्रतिष्ठा दिलाई है उसे गवा बैठना हम सहन नहीं करेंगे। दूसरे, यूरोप एवं एशिया की राजनीतिक उथल पुथल तथा साम्राज्यवादी शक्तियों में मची हथियारों को हथियाने वाली दौड़ यह संकेत कर रही है कि विश्व विध्वंस की ओर जा रहा है। इन हालात में यह जरूरी है कि भारत दृढ़तापूर्वक अविलंब एवं संपूर्ण स्वतंत्रता पर डटा रहे। लेकिन सुभाष चंद्र का संशोधन 1350 के मुकाबले 943 मतों से गिर गया। सुभाष चंद्र की धारणा थी कि कलकत्ता कांग्रेस के वाकटूला प्रस्ताव से अमूल्य समय नष्ट हुआ तथा आगे बढ़ने की आतुर जन धारणा को मनोबल गिर गया। अच्छी बात सुभाष के अनुसार सिर्फ यह रही कि कांग्रेस में वामपक्षियों की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। कलकत्ता कांग्रेस के बाद महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर 1929 तक ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन होम रूल की मांग स्वीकार न की तो 1 जनवरी 1930 से स्वयं भी पूर्ण स्वाधीनतावादी हो जाएंगे। स्पष्ट है कि वे एक समय से तालमेल बैठाने और भावी संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे। उधर 1929 में 3 सुनिश्चित दिशाओं की ओर संकेत करने वाली कुछ नई परिस्थितियां पैदा हो गईं, जिनसे लोगों का मनोबल बना रहा। इनमें से पहली थी उत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्रवाई का विस्फोट, लाला लाजपत राय पर सांघातिक आक्रमण के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश पुलिस अफसर की हत्या और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा नेशनल असेंबली दिल्ली में बम का धमाका। इन घटनाओं के फलस्वरूप सरकार ने लाहौर षड्यंत्र नाम से जाने गए जिस मुकदमे की शुरुआत की, उसने न सिर्फ लोगों की दिलचस्पी जगाई बल्कि देश भर में क्रांतिकारी देशभक्तों के प्रति सहानुभूति भी पैदा होने लगी।
सरदार भगत सिंह पंजाब की नौजवान भारत सभा नाम से विख्यात युवा आंदोलन के नेता थे, जिससे बाद में सुभाष चंद्र का भी अंतरंग साहचर्य स्थापित हुआ। लाहौर षड्यंत्र कांड के अभियुक्तों में से एक था बंगाली तरुण जतिंद्र दास, जो कलकत्ता स्थित सुभाष चंद्र की कमान में कांग्रेस वॉलंटियर कोर में मेजर हुआ करता था। उसी जतिन ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसकी मांग थी कि क्रांतिकारी बंदियों को राजनीतिक अभियुक्तों जैसी सुविधाएं दी जाए। सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। अंततः वह अनशन के ही दौरान 13 सितंबर 1929 को शहीद हो गया। जतिन दास की शहादत से सुभाष बुरी तरह उद्वेलित हो उठे और उसकी अंत्योष्टि का जिम्मा उन्होंने अपने सिर ले लिया। जतिन की शहादत से भारतीय तरुण गहन रूप से अभिप्रेरित हुआ और विद्यार्थियों एवं युवा संगठनों को इससे भारी बढ़ावा मिला। दूसरी उल्लेखनीय परिस्थिति यह बनी कि बंगाल के विभिन्न जिलों तथा दीगर प्रांतों में छात्रों एवं युवा सम्मेलनों का तांता लग गया। इनमें से अधिकांश मसलन पंजाब स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन सेंट्रल प्रोविंसेज यूथ कॉन्फ्रेंस तथा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र ने की। इस तरह के सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले अन्य नेता थे जवाहरलाल नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू तथा पंडित मदन मोहन मालवीय। विद्यार्थियों एवं युवाओं के समक्ष बोलते हुए सुभाष ने राष्ट्र प्रेम, सत्यनिष्ठा, आत्मस्रोग, साहस एवं भारत की संपूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य पर अडिग रहने की आवश्यकता पर अनवरत बल दिया। अपने नौजवान श्रोताओं से वे कहते कि जनमत तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें खुद उठानी होगी, क्योंकि उन्हें ही भारत की समस्याएं सुलझानी है। इसलिए यह जरूरी है कि अपने समकालीनों की बनी बस्त वे कहीं दूर अपनी निगाहें टिकाएं। परिस्थितियों ने तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ 1929 के दौरान यह लिया कि श्रमिक वर्ग में असंतोष, जिसका प्रारंभ पूर्व वर्ष में हो चुका था, बढ़ने लगा। मार्च 1929 में मजदूर संघों के कुछ नेता, जिनमें से 3 अंग्रेज भी थे, गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर जो मुकदमा चला वह मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र इन बंदियों की पैरवी समिति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और उन्होंने उनके बचाव में सक्रिय योगदान भी दिया। सुभाष चंद्र का विचार था कि देश की अन्य तमाम घटनाओं के महत्ववर्धन के लिए 1929 में ही बड़े पैमाने पर एक राजनीतिक अभियान भी छेड़ देना चाहिए था। ऐसे अभियान के लिए बंगाल में परिस्थितियां विशेष रूप से कांग्रेस के अनुकूल थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसकी बदौलत बार बार मंत्री हटाए बदले जाते थे। गवर्नर ने जब काउंसिल भंग करके नए चुनाव घोषित किए तो कांग्रेस अधिक शक्तिशाली होकर असेंबली में लौटी थी। सुभाष तथा कांग्रेस में उनके साथियों की असाधारण संगठन क्षमता पत्रकारिता के क्षेत्र में भी देखी गई। सरकारी स्वामित्व वाली ईस्ट इंडिया रेलवे की मानहानि के लिए अदालत ने राष्ट्रवादी समाचार पत्र फॉरवर्ड पर इतना भारी जुर्माना किया कि अखबार बंद कर देना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन लिबर्टी नामक एक नया अखबार प्रकाशित होने लगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को अपने एक प्रमुख प्रचार माध्यम से वंचित नहीं होना पड़ा। 1929 के उत्तरार्ध में गांधी जी के आग्रह पर एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेसियों को विधानमंडलों से इस्तीफा देने को कहा गया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी इस आह्वान का समर्थन किया। हालांकि 2-1 महीने पहले ही उन्होंने बंगाल कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता तथा सुभाष चंद्र ने इसका इतना विरोध किया कि प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और सारे मामले पर दिसंबर के लाहौर अधिवेशन तक फैसला टाल दिया गया। लाहौर कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने बहुमत से गांधी जी का नामांकित किया, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया। अक्टूबर 1929 में लेबर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के कहने पर वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि डोमिनियन स्टेट्स पाना भारत की सांविधानिक प्रगति का स्वाभाविक परिणाम होगा।
और साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद लंदन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अतः नवंबर में सारी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें भारी बहुमत से यह घोषणा की गई कि प्रभुसत्ता संपन्न औपनिवेशिक भारत का संविधान तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीएस शास्त्री तथा तेज बहादुर सुप्र भी थे। लेकिन यही एक अलग घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ सैफुद्दीन किचलू तथा अब्दुल बारी ने औपनिवेशिक राज्य का दर्जा डोमिनियन स्टेट स्वीकार करने और तथाकथित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का विरोध किया। उनकी मांग थी कि एक सही गोलमेज कॉन्फ्रेंस के भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं, भारतीय जनता द्वारा किया जाना चाहिए। इन तीनों ने चेतावनी दी कि ब्रिटिश प्रस्ताव महज एक झांसा है और आयरलैंड में चली गई अंग्रेजों की उस चाल की याद दिलाता है जिसे सिन फेन पार्टी ने भांपकर नामंजूर कर दिया था। दिसंबर में महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश वायसरॉय से मिलकर यह आश्वासन चाहा कि डोमिनियन स्टेट्स भारत को दे ही दिया जाए, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। अतः दोनों नेता निराश और खाली हाथ लाहौर कांग्रेस में लौट आए। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।